सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रिव्यू एग्जाम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स 28 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2020, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी शिफ्ट 1 और 2 यानी कि कुल 22 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देखें। इससे आपको ये जानकारी होगी कि आरआरबी एनटीपीसी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे भी बढ़ाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई 1945। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई कब थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश कितने हैं? 193। और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान 2011 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जो इस प्रकार हैं: चीन, रूस, फ्रांस, यूके, अमेरिका। और प्रथम महासचिव कौन है? त्रिगवेली प्रथम महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। कुल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है: अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। भारत अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। 26 जून 1945 को भारत और अन्य 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा संचयी सैन्य योगदान करता है, जिसने अब तक संयुक्त राष्ट्र के 71 शांति मिशनों में से 50 के लिए सैनिक उपलब्ध कराए हैं। 1950 में भारत को परिषद में अपने पहले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। जनवरी 2007 में भारत ने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करने के लिए पहली बार महिला पुलिस भेजी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पूंजीगत वस्तुएं होती क्या हैं? वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट है क्या? एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का इस स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, प्रारूपित करने और गणना करने के लिए किया जाता है। आप बड़ी मात्रा में डेटा, ग्राफ, चार्ट डेटा एकत्र करने, मैक्रोज बनाने, पिवट टेबल विकसित करने के लिए सूत्र बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? यूएसबी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर को परिधि उपकरणों से जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? ओसीआर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्कैन किए गए दस्तावेजों की फोटो, दृश्यों की फोटो या किसी छवि पर आरोपित टेक्स्ट से टाइप की गई हस्तलिखित या मुद्रित पाठ छवियों का कंप्यूटर एनकोडेड पाठ में विद्युत या यांत्रिक रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? छोलिया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब विकल्प में कथक, लावड़ी और घूमर का भी उल्लेख है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को छोलिया कहा जाता है। अब विकल्प में कथक का उल्लेख है। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक है। लावड़ी महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान संबंधित है उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता से ग्रामीण भारत का विकास करना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उच्च शिक्षा संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना है। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
MS स्वामीनाथन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को है। अब MS स्वामीनाथन की बात आई है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय आनुवंशिकीविद और अंतरराष्ट्रीय प्रशासक हैं MS स्वामीनाथन। वो भारत की हरित क्रांति में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। एक कार्यक्रम जिसके तहत गरीब किसानों के खेतों में अधिक उपज देने वाले गेहूं और चावल के पौधे रोपे गए। अगला क्वेश्चन है, दूरी और समय के संदर्भ में भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस 82 घंटा 30 मिनट में 4286 किलोमीटर के सबसे लंबे ट्रेन मार्ग को कवर करती है। इन ट्रेनों की घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 2011-12 में रेल बजट में की थी। इन ट्रेनों को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले का जापानी चरण से शुरू मार्च 2021 में वाला है फुकुशिमा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जापानी चरण फुकुशिमा में शुरू हुआ और 2020 ओलंपिक के मुख्य स्थल टोक्यो के न्यू नेशनल स्टेडियम में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं। उन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक में 60 फुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। दीपा मलिक। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दीपा मलिक एक भारतीय एथलीट हैं। वो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 60 फुट में रजत पदक जीता। उन्होंने 2018 में दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स में F53, 54 भाला स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। वो वर्तमान में F53 श्रेणी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में, यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया। यह किसने कहा? डैग हैमरस्क-जॉर्ड। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। डैग हैमरस्क-जॉर्ड ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की खोज पर उनके कार्य के लिए ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेके थॉमसन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जेके थॉमसन एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज पर उनके काम के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। पूरा पाषाण प्रवासी जल पक्षी का एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है और गैर प्रवासी निवासी प्रजनन पक्षियों की बड़ी सभा के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र पार्क है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा है, जो किसी भी अतिक्रमण और जैविक गड़बड़ी की संभावनाओं को कम करता है, लेकिन बफर जोन की संभावना नहीं है। क्योंकि केवलादेव की आर्द्रभूमि मानव निर्मित है, वे मानसून और बाहर से पंप किए गए पानी पर निर्भर है, जो पारंपरिक रूप से अजन बांध जलाशय से प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माल और सेवाओं का पोस्ट पेमेंट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह वन नेशन वन टैक्स मार्केट वन ई वे बिल पर आधारित है। ई वे बिल माल और सेवाओं के पोस्ट पेमेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है। इस नक्षत्र को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ओरियन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है। इस नक्षत्र को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ओरियन नक्षत्र रात के आकाश में सबसे चमकीले और सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक है। यह खगोलीय वृत्त पर स्थित है। ओरियन को प्राचीन काल से जाना जाता है। इस नक्षत्र को हंटर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ग्रीक पौराणिक कथाओं में से एक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में सोवियत के सहयोग से की गई। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन के 80% के लिए जिम्मेदार है? रूहर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जर्मनी स्टील के दुनिया के अग्रणी निर्माताओं में से एक है जिसका उत्पादन रूहर क्षेत्र में केंद्रित है। हालांकि 1970 के दशक की शुरुआत के चरम उत्पादन के बाद से कई संयंत्र बंद हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2001 से 2011 की जनगणना दोनों के लिए अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तैयार किया गया है। भारतीय जनगणना 2011 को भारतीय स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। केरल देश का सबसे अधिक साक्षर राज्य है। बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। केरल सबसे अधिक लिंगानुपात का प्रतिनिधित्व करता है। हरियाणा भारत में सबसे कम लिंगानुपात का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में स्वेज नहर खोली गई तथा इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बॉम्बे की कड़ी को और मजबूत किया? 1869। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1869 में स्वेज नहर खोली गई। इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई की कड़ी को और मजबूत किया। स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है और भूमध्य सागर को लाल सागर की उत्तरी शाखा स्वेज खाड़ी से जोड़ती है। 193.30 किलोमीटर 120 लंबी स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है और भूमध्य सागर को लाल सागर की उत्तरी शाखा स्वेज खाड़ी से जोड़ती है। आधिकारिक तौर पर नवंबर 1869 में खोली गई स्वेज नहर विश्व में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शिपिंग मार्गों में से एक है, जो प्रत्येक वर्ष हजारों जहाजों के गुजरने का साक्षी है। ये नहर जो एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, यूरोप और हिंद महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करने वाले क्षेत्रों के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध का नाम महाबलीपुत्र के नाम पर रखा गया, जो केरल के राजा थे। बाणासुर सागर बांध। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब विकल्प में बाणासुर सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध और मेटूर बांध और नागार्जुन सागर बांध का उल्लेख है, इसलिए हम इन सभी बांधों को भी यहां पर पढ़ेंगे। बाणासुर सागर बांध पश्चिमी घाट में केरल के वायनाड जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और आसपास के पहाड़ों में चढ़ाई के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। कृष्णा राजा सागर बांध इस 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिलों के लिए कावेरी नदी पर बनाया गया। मेट्टूर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। तमिलनाडु में भी बड़ा बांध है जो कावेरी नदी पर स्थित है। यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करता है। नागार्जुन सागर बांध नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर एक चिनाई वाला बांध है जो तेलंगाना में नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बीच में सीमा फैला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? श्रीलंका। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत 7 संप्रभु देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भूमि सीमाओं के साथ साथ समुद्री सीमाओं को भी साझा करते हैं, जबकि श्रीलंका केवल समुद्री सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भोजन की कमी की पृष्ठभूमि में सैनिकों और किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान दिया। लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। वह 16 साल की उम्र में यानी लाल बहादुर शास्त्री 16 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी द्वारा देशवासियों को एकजुट होने, स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आह्वान करने के तुरंत बाद औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कार्यवाही में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच के दौरान अपना वेतन लेना बंद कर दिया, जब देश भोजन की कमी का सामना कर रहा था। उन्होंने भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाया और गुजरात के आणंद में अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन किया। गिलबर्ट एटियन की किताब इंडियन विलेज के अनुसार शास्त्री भारत की कृषि के लिए बहुत चिंतित थे। किसानों और कुलीन वर्ग के बीच संपर्क की कमी के आलोचक थे। उन्होंने किसानों की समृद्धि और भारत को उन्नत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभान्वित किया। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का कार्यकाल 19 महीने का था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हो गया। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी उनके बाद प्रधानमंत्री बनी थी। उनके द्वारा किए गए प्रेरणादायक उद्धरणों में से एक था, भारत को अपना सिर शर्म से झुकाना होगा। यदि एक भी व्यक्ति बचा है जिसे किसी भी तरह से अछूता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों और कट्टरपंथियों और किसके लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया? मुस्लिम लीग। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लखनऊ समझौता आईएनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता है। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। समझौते के माध्यम से दोनों पक्ष प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमत हुए। अब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उल्लेख है, इसलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? 28 दिसंबर 1885 को। दिन कौन सा था? सोमवार दिन था। स्थल कौन सा था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। इसके संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका उपनाम क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का जो विचार है सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 ईस्वी में मुंबई में इसके अध्यक्ष बने। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। 1886 कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 का मद्रास अधिवेशन। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज ज्यूले। 1888 इलाहाबाद। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत 1907 अधिवेशन। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला, ये पहली महिला थी और ये प्रथम भारतीय महिला श्रीमती सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? जगजीवन राम। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक जगजीवन राम थे। जगजीवन राम का जन्म बिहार में अब भोजपुर जिले के शाहाबाद जिले के एक छोटे से गांव चंदवा में हुआ था। जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के योद्धा, दलित वर्गों के चैंपियन, एक उत्कृष्ट सांसद, एक सच्चे लोकतंत्रवादी, एक प्रतिष्ठित केंद्रीय मंत्री और एक सक्षम प्रशासक और एक असाधारण प्रतिभाशाली वक्ता थे। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान में कब प्रमोचित किया? यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि के लिए एक विशिष्ट रूप से लैस था। 2008। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसरो 2008 में चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया। यह चांद पर जाने वाला भारत का पहला मिशन था। यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से लैस था। इससे निष्कर्ष चंद्र ध्रुवों पर हेमेटाइट की उपस्थिति का संकेत देते हैं। अब एक चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था। इसरो के इस मिशन में एक कक्षित ऑर्बिटर यानी प्रज्ञान और एक रोवर ले जाने वाला एक सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम शामिल है, जिसका चंद्रमा के लिए प्रमोचित जुलाई 2019 को निर्धारित किया गया था। चंद्रयान 2 का प्राथमिक उद्देश्य चंद्र सतह पर आसानी से उतरने की क्षमता का प्रदर्शन करना और सतह पर रोबोटिक रोवर को संचालित करना। हालांकि यह सॉफ्ट लैंडिंग विफल रही। इसके वैज्ञानिक लक्ष्यों ने चंद्र स्थलाकृति, खनिज विज्ञान, तात्विक प्रचुरता और चंद्र वायुमंडल और हाइड्रोक्सिल और जलीय बर्फ के संकेत शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ये किसी भी बाह्य पदार्थ के साथ खराब हो चुके कोशिकाओं का पाचन करके कोशिका को साफ रखने में सहायता करते हैं। लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के लाभ से ऋणावेशित आयन बनाते हैं। अधातु। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के लाभ से ऋणावेशित आयन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिक विज्ञानी जिन्होंने पहली बार 1958 में सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था, पहले जीवित व्यक्ति बने जिनके नाम पर नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा। यूजीन पार्कर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। खगोल भौतिक विज्ञानी यूजीन पार्कर ने पहली बार 1958 में सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत दिया। यूजीन पार्कर पहले जीवित व्यक्ति बने जिनके नाम पर नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम पार्कर सोलर प्रोब रखा। अगला क्वेश्चन है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तड़ित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तड़ित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है। अगला क्वेश्चन है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सोनार है क्या? सोनार साधनों द्वारा जल के भीतर वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाने और निर्धारित करने की तकनीक है। वस्तु द्वारा उत्सर्जित परावर्तित ध्वनि तरंगों का सोनार उपकरण द्वारा पता लगाया जाता है। उसमें निहित जानकारी के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है। सोनार के उपयोग क्या हैं? सैन्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रणालियां जो पनडुब्बियों का पता लगाती हैं, पहचानती है, उनका स्थान निर्धारित करती है। सोनार का उपयोग ध्वनिक होमिंग टारपीडो में, ध्वनिक खानों में और खान का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। सोनार के गैर सैन्य उपयोगों में मछली की खोज, ध्वनि की गहराई, समुद्र तल का मानचित्रण, डापलर नौवहन और गोताखोरों के लिए ध्वनिक स्थान निर्धारण भी शामिल है।
अगला क्वेश्चन है, सभागार में ध्वनि की निरंतरता, ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम, इसे क्या कहा जाता है? अनुरणन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अनुरणन या ध्वनि के स्रोतों के बंद होने के बाद एक संलग्न या आंशिक रूप से संलग्न या स्थान में ध्वनि की दृढ़ता विस्तार से वह ध्वनि को इतनी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार ग्रेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया था। इसे प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें बुलंद दरवाजे की है। बुलंद दरवाजे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा विकल्प में कश्मीरी गेट, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया का भी उल्लेख है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में मचान प्रवेश द्वार को महान मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में बनवाया। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह लाल और बलुआ पत्थर से बना है। सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी और जड़ाई से सजाया गया है। बुलंद दरवाजे के मध्य भाग पर एक शिलालेख अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और व्यापक सोच पर प्रकाश डालता है। अब कश्मीरी गेट, यह कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली की ऐतिहासिक दीवारों वाले शहर उत्तरी द्वार है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये इस द्वार का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस सड़क की शुरुआत में जो कश्मीर की ओर ले जाती, इस सड़क एक सड़क की शुरुआत में जो कश्मीर की ओर ले जाती है, इसलिए इसका नाम कश्मीरी गेट रखा है। इंडिया गेट, आधिकारिक नाम मेमोरियल को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली में स्मारकी बलुआ पत्थर का मेहराब 1914 से 1920 के बीच में लड़े गए युद्धों में मारे गए ब्रिटिश भारत के सैनिकों को समर्पित है। इंडिया गेट जो राजपथ के पूर्वी छोर पर स्थित है, जिसे पहले किंग्सवे कहा जाता था। गेटवे ऑफ इंडिया, इसे 1911 में किंग जॉर्ज V और मेरी की मुंबई तत्कालीन बॉम्बे की शाही यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था। यह समुद्र के रास्ते शहर में प्रवेश करने वाले आगंतुकों के स्वागत के लिए बनी पहली संरचना है। इसे लोकप्रिय रूप से मुंबई का ताजमहल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसान कन्या 1937 की हिंदी सिनेकलर फीचर फिल्म थी, जिसे मोती गिडवानी द्वारा निर्देशित और इंपीरियल पिक्चर्स के आदेशित ईरानी द्वारा निर्देशित किया गया था। भारतीय जनता इस फिल्म को भारत की पहली रंगीन फिल्म के रूप में याद करती है। दादा साहेब फाल्के की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में बनी पहली फीचर फिल्म थी। पहली भारतीय ध्वनि फिल्म आदेशित ईरानी की आलमारा 1931 में व्यावसायिक रूप से सफल रही। 1930 के दशक तक फिल्म उद्योग प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्मों का निर्माण करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया? 1923। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया। 13 वर्ष बाद ऑल इंडिया रेडियो, जिसे तब भारतीय प्रसारण सेवा के रूप में जाना जाता था, अस्तित्व में आया। अप्रैल 1930 में उद्योग और श्रम विभाग के तहत भारतीय प्रसारण सेवा ने प्रायोगिक आधार पर अपना संचालन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में थी। किसके उद्घाटन के समय हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई। अगला क्वेश्चन है, 1915 में महात्मा गांधी किस लिए भारत लौटाए से हमेशा के लिए, यानी दक्षिण अफ्रीका से लौटा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट दक्षिण अफ्रीका में जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनको हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। अब एक एक करके उन सभी उपलब्धियों को पढ़ते हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर भारत लौटाए, जिससे CF एंड्रूज ने उन्हें उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की उपलब्धियां, जब गांधी जी प्रेटोरिया के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो प्रथम श्रेणी का, अब याद रखना है कि कहां से यात्रा कर रहे थे, प्रेटोरिया से, प्रथम श्रेणी का टिकट लेने के बाद उन्हें अधिकारियों द्वारा ट्रेन से केवल इसलिए बाहर फेंक दिया क्योंकि एक गोरे व्यक्ति ने एक भारतीय द्वारा अपने साथ जगह साझा करने की शिकायत की। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में गांधी जी ने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। इस गठन ने मूल अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति गोरे लोगों के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया। 1896 में थोड़े समय के लिए भारत आए और दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ सेवा करने के लिए 800 भारतीयों को इकट्ठा किया। यहां गुस्साई भीड़ ने उनका सामना किया। हमले में महात्मा गांधी घायल हो गए। 1899 में बोअर युद्ध के फैलने के दौरान गांधी जी ने लगभग 1100 भारतीयों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया, लेकिन भारतीयों पर जातीय भेदभाव और अत्याचार जारी रहा। अंग्रेजी कलाकार जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट
ने गांधी को प्रेरित किया? उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स फार्म की। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। यहाँ गांधी अपने कार्यकर्ताओं को अहिंसक सत्याग्रह, शांतिपूर्ण संयम का प्रशिक्षण देते थे। फिनिक्स फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी का दूसरा शिविर टालिस्टाय फार्म था, जहां सत्याग्रह के विरोध के हथियार के रूप में ढाला गया। सितंबर 1906 में गांधी जी ने स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के विरोध में पहला सत्याग्रह अभियान चलाया। जून 1907 में फिर से उन्होंने ब्लैक एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया। 1908 में अहिंसक आंदोलनों के आयोजन के लिए जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राजनेता जनरल स्मर्ट्स के साथ उनकी मुलाकात के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 1909 में उन्हें वोक्सहर्स्ट और प्रिटोरिया में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। अपने रिहाई के बाद गांधी जी वहां भारतीय समुदाय की सहायता लेने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने 1913 में गैर ईसाई विवाहों को रद्द करने के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। अंत में 1915 में महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर भारत लौट आए, जिससे CF एंड्रूज ने उन्हें अवगत कराया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया? 1960। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? 1911। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 12 दिसंबर 1911 को तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राज की राजधानी के रूप में घोषित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के बीच में रहे। उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया और राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की। उन्होंने वर्ष 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसी घटना में उन्होंने बंगाल के विभाजन को भी रद्द किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। वे बाल गंगाधर तिलक के आग्रह पर 1915 में 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा RRB NTPC 16 जनवरी 2021 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।